दोस्तों आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 2 यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करने वाले हैं, जो कि एक बड़ा चैप्टर है। उसको हम लोग पार्ट पार्ट में करेंगे। और हाँ, अभी तक आपने अगर डेस्नीजीत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्नीजीत। मैं हूँ आपका मेंटर आरके सर। चलते हैं क्लास में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा इतिहास में जाते हैं कि पहले लोग एटम के बारे में क्या सोचते थे। तो देखिए ये जो एटम का एग्जिस्टेंस है इसके बारे में कब से पता है। ये अर्ली इंडियन जैसे आचार्य कंडा के टाइम से पता है हम लोगों को, और ग्रीक फिलोसफर्स भी जानते थे इसके बारे में। 400 BC की बात हो रही है। BC मतलब सर 400 BC यानी कि अभी 2000 पकड़ लीजिए, और उधर 1600 ईयर्स से 60 मैंने बोला 2400 ईयर्स पहले से लोग 2500 साल पहले से जानते थे एटम के बारे में। उनका मानना था कि एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ये सबसे छोटा, जिससे घर बनता है तो घर किस चीज़ बनता है, ईंट से बनता है। तो हम कहेंगे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग क्या होगा, या स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग क्या होगा, ब्रिक्स होगा। उसी तरह उन्होंने माना कि एटम से ही सारा का सारा मैटर बनता है। और अगर मैटर को हम लोग तोड़ते सब डिवीजन करते जाएं मैटर को, अल्टीमेटली हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, अल्टीमेटली हम लोग एटम तक पहुँचेंगे, जो कि फर्दर डिविजिबल नहीं है, ये बात यहाँ पे मैं एंशियंट लोगों की बात कर रहा हूँ। 2500 साल पहले लोगों का ये विचार था। एट प्रेजेंट क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए ये एटम का मतलब क्या होता है वो भी हमको जानना चाहिए। ग्रीक वर्ड एक्चुअली एटम जो है ये होता है टोमियो का माने नहीं, टोमियो माने जो कट हो जाए, और अटोमियो जो कटेबल नहीं है, जो कि और टूटे नहीं और तोड़ा नहीं जा सके। तो फर्स्ट टाइम जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर प्रपोज किया वो कौन था, डाल्टन थे। और ये एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे, और इन्होंने इसको कब प्रपोज किया, 1808 में। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने वही बात कहा कि ये जो एटम है ये अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर है, इसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसके द्वारा एक्चुअली उन्होंने क्या क्या प्रूव कर किया उन्होंने, जिसके चलते लोगों ने उनका बात को माना। उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को उससे प्रूव कर लिया, उन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को प्रूव कर लिया, उन्होंने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में भी उन्होंने प्रूव कर दिया, एक्सपेरिमेंट्स करके दिखा दिया कि एटम इज इंडिविजुअल, सबसे छोटा है। और उन्होंने कुछ थ्योरी भी दिया है, आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो। अब मैं यहाँ पे उसको थ्योरी को रिवाइज करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ऐसे ही ये बड़ा लेसन है। तो आप लोग अगर चाहें कि क्या है एटॉमिक थ्योरी आपका डाल्टन का, तो मेरे वीडियो को देख सकते हैं किस पे, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, या वन शॉट भी देख सकते हैं आप, या फिर बुक से पढ़ सकते हैं। ये आपके ऊपर रहता है कि आपके पास टाइम कितना है और कितना गहराई से आप जानना चाहते हैं। और लेकिन बाद में देखा गया कुछ एक्सपेरिमेंट्स में, तो उसको एक्सप्लेन करने में ये इनका डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी फेल कर गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम जब रगड़ते हैं, जैसे आप कभी बाल पर अपने स्केल या आप कंघी रगड़ देते हो, और छोटे छोटे आप कागज़ ले लेते हो टुकड़े, और उसके पास लाते तो कागज़ को टान लेता है। तो कुछ तो यहाँ से मेरे बाल से निकला होगा, जो कि आपके कहाँ पे गया होगा, वो आपकी कंघी में गया होगा, या स्केल, प्लास्टिक स्केल में गया होगा। उसी तरह फर में या सिल्क है, उसमें रगड़ दीजिए तो ऐसे ही कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलते हैं। ये क्या चीज़ है जो कि ट्रांसफ़र हुए, और ट्रांसफ़र होने के चलते उस पेपर को टान रहे हैं। तो ये यानी कि मेरे इस मैटर के एटम तो निकला नहीं, तो कुछ और निकला होगा उसका, जो कि वहाँ पे जाके वो पुल कर रहा है। तो यानी कि एटम का भी छोटा हिस्सा हो सकता है। अब वो क्या है वो तो मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको बता दूँ तो कोई मुश्किल नहीं है। या तो उसमें क्या जनरली क्या होता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन झड़ जाते हैं, बाल से आपके चले गए मान लीजिए कोम में, या ऐसा हो सकता है कि स्केल से आपके एटम इलेक्ट्रॉन चले आपके बाल में, तो या तो पॉजिटिव चार्ज हो गया या नेगेटिव चार्ज हो गया। इसके चलते
वो एक टेम्प्रोरी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तैयार करता है पेपर में और उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये अट्रैक्शन होती है। लेकिन ये चार्ज आया कहाँ से, तो इसके बारे में डाल्टन के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। इसके लिए बाकी साइंटिस्ट बैठे हुए थे आपको समझाने के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि एटम को नॉट डिविजिबल माने अनडिविजिबल इनडिविजिबल माना गया, तो ये एंशियंट थॉट कह सकते हैं। ये लास्ट जब कहा जाए तो ये डाल्टन तक का ही सीमित है। उसके बाद जो लोग एक्सपेरिमेंट किए तो उसमें उन्होंने पाया कि नहीं, एटम से भी नीचे हम जा सकते हैं। और पहला डिस्कवरी जो हम देखते हैं वो है किसका, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मिड 1850s में हुआ। अभी मैंने कहा था कि डाल्टन ने प्रपोज किया था 1808 में। तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया फैराडे ने, और उन्होंने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देखना शुरू, जिसमें कि उन्होंने कैसे निकाला, पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स, जिसको कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कहा गया। अब कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब या रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास होता है, देखिए ग्लास का बना हुआ है, कॉन्टेनिंग टू थिन मेटल, यहाँ पे देखिए टू थिन, यहाँ पे और यहाँ पे टू थिन मेटल आपका प्लेट्स, मेटल प्लेट्स कह सकते हो, कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। और ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। इनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रोड हो गया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रोड में भी क्या है कि चार्ज, देखिए इसको कनेक्ट किया गया है पॉजिटिव साइड से और नेगेटिव साइड से। तो यहाँ पर ये एक्चुअली जो है ये आपका पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया और ये नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी से। तो ये इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसको हम कहेंगे एनोड और इसको कहेंगे हम, इस इलेक्ट्रोड को, कैथोड। ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो करंट क्या होता है, जैसे ये जो है ये थोड़ा सा देखिए इसमें गैस को डिस्चार्ज किया गया, यहाँ से निकाला गया है गैस डिस्चार्ज, इसमें पार्शियल मतलब एक तो वैक्यूम कर दिया गया, थोड़े बहुत इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैं, इसलिए रखा गया ऐसा कि पहला नंबर की ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे इस चार्ज को मूव करने में। सेकंड वो क्या होता है कि ये छोटे स्पेस में रहते हैं, मैंने कहा फैले हुए रहते हैं, छोटे छोटे स्पेस में रहेंगे तो ब्लॉक कर देंगे रास्ते को, यहाँ पे स्पेस मिलता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के। इसके लिए आपको हाई वोल्टेज देने पड़ते हैं और इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पे सील कर दिया गया है, यहाँ पे सील कर दिया गया है, ठीक है, सील कर दिया गया है। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस कुड बी ऑब्जर्व्ड एट वेरी लो प्रेशर। प्रेशर आपको बहुत लो देना पड़ेगा, कर देना होगा। ऐसे तो देख रहे हो प्रेशर लो हो गया क्योंकि इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स निकाल दिए गए और वोल्टेज जो होगा बहुत हाई होगा। करंट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ द कैथोड इधर से करंट स्टार्ट फ्लोइंग, कैसे स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूव करते हैं इन अ ट्यूब फ्रॉम नेगेटिव, ये जो है नेगेटिव चार्ज है, कौन, कैथोड नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से फ्लो करना शुरू करता है किस तरफ, इस तरफ, और कहाँ जाता है वो, पॉजिटिव यानी कि एनोड की तरफ जाता है। इसको हम लोग चूँकि कैथोड प्लेट से होते हुए जा रहा है, उससे निकल रहा है, तो इसका नाम पहले लोग रखे कैथोड रेज नाम रखे, ठीक है, कैथोड रे या रे पार्टिकल्स, क्योंकि रे तो पार्टिकल से ही बना हुआ है। अब ये करंट जो है कैथोड से कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है आपका एनोड की तरफ। अब देखिए इस फिगर में आप देखोगे कि यहाँ पे देखोगे आपका जो यहाँ पे देखिए दो एनोड्स दिए हुए हैं, जैसे ये आपका कैथोड, ये कैथोड है और ये एनोड है। यहाँ पे एक और एनोड दे दिया गया, यहाँ पे होल है, ताकि ये और ज़्यादा इसको खींच सके। तो इसको और भी चेक करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, कैथोड टू एनोड फर्दर चेक करने के लिए होल इन एनोड एंड कोटिंग, उसके बाद यहाँ पे होल भी कर दिया गया, और कोटिंग कर दिया गया, यहाँ पे कोटिंग कर दिया गया, यहाँ पे कोटिंग कर दिया गया। फिर से मैं समझा रहा हूँ, देखिए एनोड तो दो लगे किस लिए, उसको पावर को बढ़ा देने के लिए, और उसमें छेद कर दिया गया। छेद करने से क्या हुआ, एनोड की तरफ तो रेज आए लेकिन वो निकल कर ऐसे जाएंगे, ठीक है, ऐसे निकलते हो तो निकलेंगे ये, तो जाकर यहाँ पर एक स्क्रीन समझिए फ्लोरोसेंट किया हुआ, ये फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट कंपाउंड है, ग्लो करता है जब इस पर ये इलेक्ट्रॉन्स पड़ते हैं, तो हमको पता चले कि कोटिंग कर दी जाती है यहाँ पे ट्यूब के ऊपर। तो ये ट्यूब के ऊपर कोटिंग करने के चलते क्या होता है, ये ग्लो करना शुरू करता है।
आप यहाँ पे कुछ और भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे नॉर्थ साउथ समझ लीजिए, ये मैग्नेटिक कॉइल्स रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए प्लेट्स हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइड से जुड़े हुए हैं। ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड ऑफ द क्या वायर, ठीक है ना, मैं बैटरी से समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है यहाँ से ये फ्लो कर रहा है, आपका स्ट्राइक करेगा यहाँ पे। ऐसे बना के रखा गया है कि अभी जो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया जा रहा आपको परफेक्ट एक स्ट्राइक मिल रहा है, यहाँ पे एक ग्लो दिखेगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग इसको ब्राइट स्पॉट को हम लोग देखते हैं ऑन द कोटिंग ऑफ द जिंक सल्फाइड विच इज कोटेड ऑन द कैथोड रे ट्यूब एट द एंड। कौन साइड में? एनोड के पीछे। तो ये था आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन्स। अभी नाम नहीं पढ़ा था, अभी हम कैथोड रे ही करेंगे इसको। अब जो ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ तो उससे क्या निष्कर्ष निकला, क्या रिजल्ट निकला, उसको हम लोग देखें समराइजेशन। द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट किए गए उसमें देखा गया कि द कैथोड रे स्टार्ट्स फ्रॉम द कैथोड एंड मूव्स टुवर्ड्स द एनोड। हमने देखा एक बात। दूसरी, दीज रेज देमसेल्फ आर नॉट विजिबल, ये लोग नॉट विजिबल है, लेकिन उनको हम विजिबल करते कैसे? उनके फ्लोरेसेंट लेते हैं, फॉस्फोरेसेंट लेते हैं या फ्लोरेसेंट लेते हैं। तो मैंने एक मटेरियल जो कोट करते हैं, अभी हमने देखा था, कोट किया था। तो इस तरह से क्या होता है, फॉस्फोरेसेंट कहिए या फ्लोरेसेंट कहिए, यानी ग्लो करने वाला ऐसा एक कोटिंग लेते हैं जिसके द्वारा हम लोग उसको देख पाते हैं, डायरेक्टली नहीं देखते। वो फ्लोरेसेंट मटेरियल ग्लो करता है जिस पर कि वो हिट करता है और इससे हमको पता चले वहाँ पे कुछ चार्ज आगे स्ट्राइक किया। अब द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई, अभी तो हम लोग एक ट्यूब यहाँ पे देखे थे, कोई इलेक्ट्रिकल, दो हम लोग फिगर देखे थे। पहला वाला फिगर में कोई मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं था। दूसरे वाला यहाँ पे जो था उसमें आपने देखा, मैंने दिखाया मैग्नेटिक फील्ड भी था और इलेक्ट्रिकल फील्ड भी था, लेकिन एक बैलेंस फॉर्म में था। यानी कि हम लोग अभी तक न्यूट्रल फॉर्म में लिए कि कोई, समझ लो वहाँ पर भी नहीं था। यहाँ तो आप अच्छी से समझ रहे, कोई नहीं था, ना इलेक्ट्रिकल फील्ड था ना मैग्नेटिक फील्ड था। तब रेज कैसे जा रहे थे? स्ट्रेट जा रहे थे और जाके स्ट्राइक कर रहे थे एट द एंड ऑफ द, यहाँ पे तो एनोड तक था, वहाँ पे होल बना दिया गया था एनोड में, तो जाके एंड ऑफ द ट्यूब फ्लोरेसेंट मटेरियल पर जाके स्ट्राइक किया। तो ये बात जब एब्सेंस होगा, समझे, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड, these rays travel in straight line। उसके बाद क्या कह रहा है, इन द प्रेजेंस, अगर प्रेजेंस हो जाए, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में से एक ले ले रहे हैं। पहले हम तो दोनों दिखा दिए, दिखाएंगे फिगर अलग अलग करके, पहले इसको समझ लें। द बिहेवियर ऑफ द कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हम लोग देखिए, इलेक्ट्रिसिटी करेंगे तो हम लोग देखेंगे नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आपके मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन भी करते हैं एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करते हैं डिफ्लेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस डिविएशन दिखा देता हूँ अभी, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आपको समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है। वो क्या है कि अब क्या कहोगे बता दीजिए, तो उसमें रूल है, फैराडेज रूल है, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल, ये रूल्स हैं, स्क्रू रूल है। ये सब रूल्स हम लोग वेक्टर जब कर लेंगे तब समझ में आएगा। अभी तत्काल में मैं केवल डिविएशन जो एक्सप्लेन करूँगा कैथोड रे का विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो नेगेटिव चार्ज अगर कोई है और इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम उसको पास करवाते हैं, मैंने कहीं दो टर्मिनल लेते हैं, यहाँ पे एक प्लेट है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, और आप एक रे यहाँ से पास करवाते हैं। अगर वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में लिया हूँ, ये नेगेटिव लिया, फिर से मैं पॉजिटिव नेगेटिव, मैं खुद गलत कर सकता हूँ ना, इसलिए फिर से रिवाइज, पॉजिटिव नेगेटिव, और एक रे मेरे तरफ में आ रहा है। आपने मान लीजिए स्ट्राइक किया मुझे, तो रे आपने मारा हमको, तो रे मेरे सीने पर लगने वाला है, और मैंने क्या किया, दो प्लेट्स रख लिया। अगर वो चार्ज होगा आपका रे, तो या तो इस तरफ जाएगा या उस तरफ घूम जाएगा। क्यों? इधर पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर आपने नेगेटिव चार्ज किया होता तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव साइड से, पॉजिटिव चार्ज की तरफ चले जाएंगे, तो ऐसे डिविएट कर जाएगा, मेरे सीने में नहीं लगेगा। और आपका अगर पॉजिटिव चार्ज आयंस होता तो वो आता मेरे पास में, तो आते आते इधर घूम जाता है नेगेटिव साइड में। तो देखा गया है कि कैथोड रे के रेज जो आ रहे हैं वो पॉजिटिव साइड में डिविएट करते हैं, यानी कि उसका कैसा कैरेक्टर है, नेगेटिव चार्ज का कैरेक्टर है।
तो उसकी जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उस तरह की उसकी कैरेक्टर देखी गई। तो इससे ये पता चला कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का नाम हमने रखा इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स समझ में आ गई। तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे या ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, डू नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। क्या मटेरियल आप ले रहे हो इलेक्ट्रोड का, देखेंगे बहुत सारे मटेरियल लेके कर सकते हैं हम लोग, तो उस मटेरियल से कोई मतलब नहीं हुआ। जो डिस्चार्ज हुआ है वहाँ से पार्टिकल वो नेगेटिव चार्ज है, और उसकी कैरेक्टर एक नेगेटिव चार्ज की है, इलेक्ट्रॉन की है। इसलिए गैस के नेचर से या इलेक्ट्रोड के नेचर से उसको, मतलब इलेक्ट्रोड के नेचर से तो होगा ही, इलेक्ट्रोड आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इलेक्ट्रोड के मटेरियल के नेचर से कोई उसको मतलब नहीं है। कौन सा गैस आपने, हाइड्रोजन गैस लिया था, आर्गन गैस लिया था, या किसको आपने इवैक्यूएट किया, उससे उसको कोई मतलब नहीं। उसको फ्री मूवमेंट चाहिए, एक नंबर लो प्रेशर चाहिए, उसके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चाहिए जो प्लेट से निकलेगा वो। तो ये सारी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। हाँ, कितना उसको या तो हीट करना होगा, वोल्टेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा, बहुत तरीके से उसका निकाला जा सकता है। वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे वर्क फंक्शन, तो इसके लिए आपको अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आइंस्टाइन के पास जाना पड़ेगा। तो ये सारे चैप्टर्स हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग प्रिलिमिनरी राउंड में है, समझ रहे हैं चैप्टर्स को। तो ये देखा गया कि दो चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल के नेचर पर, चार्ज पर तो डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ द गैस जो उसमें है कैथोड रे ट्यूब में, उस पर भी डिपेंड है। इससे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि अब तो हम नहीं कह सकते हैं कि एटम इज द बेसिक या फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ इन मैटर। अब तो एटम का भी कोई निकल गया बेसिक, तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम्स। ऑफ एटम्स टूट गए, किसमें, पहला नंबर तो एक पार्टिकल पता चल गया, वह है इलेक्ट्रॉन्स में। अब इलेक्ट्रॉन का तो आविष्कार डिस्कवरी हो चुका था, अब इसके बारे में अब ज़्यादा ये करना, रिसर्च करना पड़ेगा। तो जे थॉमसन ने क्या निकाला, उसका चार्ज टू मास रेशियो, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो वो तो हम पढ़ेंगे। पहले मैं एक बार दिखा दूं आपको कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिकल फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव करता है एक कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन, जो आपको कैथोड रे ट्यूब से डिस्चार्ज होता है। किस प्लेट से डिस्चार्ज होता है, कैथोड प्लेट से डिस्चार्ज होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये कैथोड है, और ये बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे एनोड आप देख पा रहे हो, और आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ से यहाँ एक फील्ड चल रहा है, ऐसे नॉर्थ टू साउथ जा रहा है ना, ऐसे रेस। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा आप कि जो कैथोड निकल रहा है, यहाँ से रे निकला, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वैसे नहीं जाता, वो अपना डिविएट करता है, इस तरफ डिविएट कर गया। तो डिविएशन कब आया, जब मैग्नेटिक फील्ड रख दिया गया इस कैथोड रे के पाथ में, तो एक डिविएशन देखने को मिला। ठीक उसी प्रकार का यहाँ पर भी आप डिविएशन देखोगे कि देखिए यहाँ पे ये कैथोड है, ये, और ये एनोड है, और यहाँ पे होल है, और यहाँ से जा रहा था, जाके कहाँ जाता है, आगे बढ़ता है, इधर जाके स्ट्राइक करते हैं हम। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट मेटालिक रखा हुआ है। तो ये चूंकि नेगेटिव चार्ज हम लोग अभी कैरेक्टर उसी से पकड़े, तो वो क्या करता है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाके स्ट्राइक करता है यहाँ पे फ्लोरेसेंस पर, ठीक है, फ्लोरेसेंट मटेरियल पर। ये बात आपको समझ में आ गई। और देखिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम दिखाया हूँ जो कि तीनों कंडीशंस आपको दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, देखिए जब आपका ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, जब मैं अलग अलग कलर से भी कर दूंगा, यहाँ पे ऑलरेडी रेड कलर है, मैं ये दिखा रहा हूँ, आ रहा है, देखिए आएगा क्या, नेगेटिव चार्ज है। पहले हम लोग इसमें बात करते हैं किसका, इलेक्ट्रिकल फील्ड का। तो अगर खाली इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है और आपका ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं, पहले तो हम न्यूट्रल कर लेते हैं, ना इलेक्ट्रिकल फील्ड रखते हैं ना आपका मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं। तो क्या होगा, ये वाला सीधा ऐसे निकल जाता है, यहाँ से जाके ये स्ट्राइक कर दिया, यहाँ पे ये है आपका फ्लोरेसेंट स्क्रीन, इस पर स्ट्राइक कर दिया, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए पार्ट, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये चला, केवल मैं इलेक्ट्रिक फील्ड रखता हूँ, ये ब्लू एंड येलो प्लेट आप देख रहे हो। अभी अब मैग्नेट को मत देखिए, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव साइड में ये वाला हिस्सा ये फॉलो करेगा, पॉजिटिव साइड, ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, पॉजिटिव साइड ऑफ द प्लेट, पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइड पे वो घूम गया इधर। और अगर
मैग्नेटिक फील्ड रखते और ये प्लेट हटा देते तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता, तो आप देखते कि ये रे ऐसे जाके सीधा नहीं जाके वो इस पाथ पर वो आगे बढ़ता। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ना रहे तो कोई डिविएशन नहीं होती है, वो स्ट्रेट पाथ में चलता है। लेकिन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आने पर उसकी डिविएशन होती है। मैग्नेटिक फील्ड को मैं डिटेल्स में नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल फील्ड को मैंने समझा दिया कि जिधर पॉजिटिव प्लेट होगा उसी तरफ रे डिविएट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस कैथोड रे ट्यूब को अलग अलग, देखिए यहाँ पे एक कॉम्बाइंड फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे अलग अलग बता दिया। अब हम लोग चले आते हैं चार्ज टू मास रेशियो, जो कि जे थॉमसन ने मेजर किया था। उन्होंने क्या मेजर किया था इसमें, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन का ये, या अब तो उसका कैथोड रे नहीं कहेंगे, कैथोड पार्टिकल नहीं कहेंगे, हम इलेक्ट्रॉन ही कहेंगे। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज ई ले लिया उन्होंने और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ले लिया ME, और उसके बाद उन्होंने कैथोड रे ट्यूब को ही यूज़ करके उन्होंने इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों को परपेंडिकुलर रख दिया, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, एज वेल एज पाथ ऑफ द, तीनों देखिए ये पाथ जा रहे हैं, ये पाथ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक प्लेट्स है, ये पाथ परपेंडिकुलर टू द फेसेस ऑफ द मैग्नेट भी है। तो सभी एक दूसरे से परपेंडिकुलर 3D हो गया एक्चुअली प्लेन। एक जा रहा है x डायरेक्शन में, दूसरा मान लीजिए y प्लेन में, तीसरा मान लीजिए z प्लेन में, ऐसे करके 3 हम रख दिए। थॉमसन ने देखा, उन्होंने आर्ग्यू किया कि द अमाउंट ऑफ डिविएशन ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। पहला नंबर द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ द पार्टिकल। अब देखिए नेगेटिव चार्ज अगर इसका ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा डिविएट करेगा ना, ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ आएगा। कम होगा तो कम आएगा, तो उसके हिसाब से वो बता पाए ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल तो ग्रेटर विल बी द डिविएशन, इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के साथ में उसका डिविएशन ज़्यादा होगा। मास ऑफ द पार्टिकल पर भी डिपेंड करता है, भारी चीज़ जल्दी डिविएट नहीं करता, हल्का चीज़ डिविएट कर जाते हैं। आप मान लीजिए रुई रखे हो, करते हो तो बहुत दूर चला जाएगा, एक यहाँ पे कंकर रखते हो, कर दोगे तो ये आपके हाथ में ही गिरेगा। तो इस तरह से डिविएशन बहुत कम होगी, कब, जब भारी होगा। तो ये मास पर क्या है, पहला नंबर तो चार्ज पर क्या है, चार्ज ज़्यादा तो डिविएशन ज़्यादा, मास ज़्यादा तो डिविएशन कम। दो बातें, चार्ज और मास की बात हो रही थी, तो उन्होंने दोनों चीज़ों को पहले टेस्ट किया। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड भी देखना जरूरी है, क्योंकि आपने तो कह दिया कि चलिए इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, माने ज़्यादा चार्ज होगा तो ज़्यादा डिविएट कर। अगर हम पॉजिटिव चार्ज ही इतना कमज़ोर देंगे, टानने लायक उसकी क्षमता ना हो तो कितना टानेगा। तो डिविएशन जो है वो डिपेंड केवल उस पार्टिकल के ऊपर ही नहीं है, जो फील्ड आप तैयार कर रहे हो वो इलेक्ट्रिकल हो सकता है, मैग्नेटिक हो सकता है, उन पर भी डिपेंड करता है डिविएशन। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो डिविएशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द वोल्टेज। आप यहाँ वोल्टेज बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। और द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स दे के, वोल्टेज बढ़ा के, सब कुछ से कर सकते हैं, या भीतर में एक और रॉड दे के, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। वो दूसरी बात है कैसे करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, वो तो बाद में हम पढ़ेंगे, कब, क्लास 12 में पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो ये सारे स्ट्रेंथ बढ़ाए जा सकते हैं और डिविएशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके द्वारा उन्होंने एक वैल्यू निकाला E/me, मतलब E/me मतलब क्या हुआ, E माने चार्ज अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और उन्होंने कैलकुलेट करके देखा कितना, तो 1.758820 लिखा हुआ है, लिख देता हूँ, 10⁻11 कूलम्स पर केजी। तो पर केजी अगर आप मास हो तो इतना कूलम चार्ज होगा, ठीक है। 1 केजी इलेक्ट्रॉन आप लेते हो तो ये चार्ज आपको मिलेगा। अब केजी तो हम लेते नहीं है, ये समझाने के लिए, चूंकि ये ऐसा यूनिट है दिया गया है। अब ये था आपका, आपको नहीं लर्न करना है, मतलब कैलकुलेट नहीं करना है, ये लर्न करना है, क्योंकि ये वैल्यू दिया हुआ था। इसको इजी करने के लिए हम लिख सकते हैं कि 1.76 कर दीजिए सबसे अच्छा, 10⁻11 कूलम्स पर केजी, ऐसे भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये हो गया E/me, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज टू मास रेशियो। ये हमने नहीं निकाला, थॉमसन ने निकाला था। कौन, जे थॉमसन, ठीक है।
अब जे थॉमसन ने तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। मिल्गन आए, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम उन्होंने दिया क्या, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मिल्गन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम दिया गया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इससे उन्होंने क्या डिटरमाइन किया, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ गई। अब चार्ज को उन्होंने यहाँ से मेजर किया, कैलकुलेट किया। अब एक चार्ज जैसे उन्होंने, देखिए यहाँ पे आप ख्याल कर रहे होंगे, यहाँ पे तो नहीं समझ में आया, यहाँ पे देखिए ड्रॉप्स ऑफ ऑयल गिर रहे हैं, छोटा भी है बड़ा भी है। तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया कि दो प्लेट्स लिया उन्होंने, दो प्लेट्स उन्होंने लिया। देखिए एक यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पकड़ लेते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है समझिए नेगेटिव और यहाँ पे आपका पॉजिटिव, ये वाला आपका नेगेटिव प्लेट बना दिया उन्होंने और ये वाला प्लेट आपका पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, इधर ये वाला, ठीक है, पॉजिटिव कर दिया। तो पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, और इसका डिस्टेंस भी उन्होंने तय कर लिया। इसका डिस्टेंस उन्होंने बताया कि ये डिस्टेंस इतना होगा। तो d इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 0.016, ये मीटर्स में है। ठीक है, तो डिस्टेंस दे दिया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे देखिए एक एटोमाइजर लिया। एटोमाइजर मैंने एटम के रूप में छोटा छोटा कर देना। यहाँ पे ऑयल कंटेनर में ले लिया उन्होंने और इसको पंप करना शुरू किया। तो स्प्रे की तरह आपका पार्टिकल्स निकलने लगे। ठीक है, और ये पार्टिकल्स जब निकलने लगे तो क्या होगा, ग्रेविटी उसको टानेगा नीचे की तरफ में। यहाँ पे होल्स है, यहाँ से वो गिरेगा ना होल से, तो गिरना शुरू करेगा। तो क्या करेगा, तो मास इनटू फोर्स लगेगा उसमें ना, क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो मास होगा बड़ा होगा तो उसका मास बड़ा होगा, छोटा होगा तो उसका मास छोटा होगा। अगर बड़ा है तो उन्होंने एक और काम किया जो मैं बताना चाहूँगा। ये काम स्विच ऑन करने के पहले उन्होंने एक और काम किया। पहले यहाँ पर जो मैंने चार्ज की बात करना है ना, तो मैं बता दूँ, ऐसे तो आगे गिरेगा सीधे, सिंपल Fa से गिरना शुरू होगा ग्रेविटेशन। लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं, सिंपल उन्होंने पहले इस पूरे कंटेनर को उन्होंने एक्सरे के द्वारा, एक्सरे इसमें एक प्रोजेक्ट किया। एक्सरे प्रोजेक्ट करने के चलते क्या हुआ, भीतर का जो एयर्स थे आयनाइज हो गए। क्या हो गए, एयर पार्टिकल्स आयनाइज हो गए। अब जैसे ही ये जो ड्रॉपलेट्स थे, ड्रॉपलेट्स किसके, ऑयल के, जो यहाँ से एटोमाइज हो गए थे, वो ऑलिव ऑयल भी हो सकता है, ग्लिसरीन भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है, ऑलिव ऑयल होगा तो हल्का थोड़ा होगा उसका पार्टिकल, ग्लिसरीन होगा तो उसका भारी पार्टिकल्स होगा। छोटे में ही दोनों छोटा है लेकिन एक बड़े भारी, तो वो तो एक्सपेरिमेंट के काम में आ जाता है। तो उसमें एटोमाइज हो गया, छोटा छोटा हो गया, सब छोटे छोटे हो गए। अब लेकिन ये क्या, आयनाइज्ड है, तो इसमें आयंस भी क्या हो गए, चार्ज भी लग गए। क्या लगे, चार्ज भी लग गए। अब ये लोग ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं लोग, अब ये चार्ज बड़ा जो है, ये बड़ा जो है, ये मान लीजिए इसमें 2 चार्जेस 3 चार्जेस आ गए, इसमें मान लीजिए 2 चार्ज या 1 चार्ज आ गया। ठीक है, ऐसे चार्ज आ गया। अब चार्ज होने के चलते अब स्विच ऑन जैसे वैसे तो चार्ज है, और स्विच ऑन नहीं किया गया तो सिंपली धीरे 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 वो गिरना शुरू करेगा। जो एक्सेलरेशन होता है, जी होता है ना, यहाँ पे एक्चुअली एम ए लिखा हूँ मैं, एम ए लिखना चाहिए अभी, लेकिन पहले मैं लिख दे रहा हूँ एम जी। ठीक है, अभी एम जी है, वो जी से नीचे आ रहा है ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा। अब एम ए एक्चुअली जनरल एक स्टैंडर्ड होता है, एक्सेलरेशन को ए लिखते हैं। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी तैयार हो गया। अब ये तो चार्ज हो गया ना, ऑयल ड्रॉप नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव है। अब क्या करेगा, वो रिपेल करेगा, उसको वापस ऊपर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा, मैंने अर्थ की तरफ, ग्राउंड की तरफ नहीं आने देगा, बेस की तरफ नहीं आने देगा। तो उसमें भी फोर्स लगेगा। तो वो कौन सा फोर्स लगाएगा, वो फोर्स लगाएगा आपका Q इंटू ई। क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू ये चार्ज है, ये चार्ज है, तो ये चार्ज हो गया क्यू। और ई क्या होगा, ये जो आप वोल्टेज दे रहे हो, यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हो ना, वोल्टेज दे रहे हो और ये डिस्टेंस है, इसके द्वारा हम लोग ई खोज लेंगे। ई कितने वोल्ट्स आप दे रहे हो, वोल्टेज से पता चलेगा, और डिस्टेंस कितना है तो हम बताया डी है, तो इसके द्वारा हमको ई मिल जाएगा। तो मुझे ई पता चल गया, मुझे मास पता चल जाएगा, उस ड्रॉपलेट को वे कर लेंगे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये है तो ये भी पता चल जाता है। एम जी
और मुझे ई पता चल जाएगा, तो मैं क्या खोज सकता हूँ, क्यू ई इज इक्वल टू, कब इक्वल कब होगा, जब चलने ही नहीं देगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, एकदम स्टेशनरी। अगर कोई देखिए ड्रॉपलेट हो गया, गिर नहीं रहा है, तो समझिएगा फोर्सेस बैलेंस हो। एक फोर्स तो अपवर्ड फोर्स है, एक फोर्स अपवर्ड फोर्स है। कौन सा फोर्स अपवर्ड फोर्स है, तो क्यू ई, ये फोर्स अपवर्ड है, और एक फोर्स डाउनवर्ड है आपका। डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, वो है आपका एम जी। फाइनल क्या बनेगा आपका, अब फाइनल बनेगा आपका, समझ लीजिए एफ इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन, जो इनके द्वारा हम बैलेंस में आएगा। दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। अगर वो ज़्यादा होगा तो बबल्स ऊपर जाने लगेंगे, ड्रॉपलेट्स। अगर ये ज़्यादा होगा तो नीचे की तरफ आएंगे, लेकिन स्पीड कम होगा, क्यों, कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन वो करेगा। तो जिस वेलोसिटी से एक्सेलरेशन से उसको नीचे आना चाहिए, उस एक्सेलरेशन से स्लो डाउन हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे ये गिरेगा, स्लो डाउन होगा। और क्या होगा, अगर ऐसा हो कि हम वोल्टेज इतना बढ़ा दें कि इस फोर्स को बैलेंस कर देते हैं, इस फोर्स को, और फिर ऊपर की तरफ वो एक्स्ट्रा भी वोल्टेज के चलते फोर्स आ जाए, तो देखिए बबल्स जो ड्रॉपलेट्स है ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा, मुझे क्या मिल गया, क्यू ई इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ अभी समझाने के लिए कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एम जी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या क्या पता है, मुझे ये पता है, ये पता है, ये पता है। इससे मुझे क्यू चार्ज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्यू। अब ये कैसे मिलेगा, तो एम जी अपॉन ई से। अब ये जो वैल्यू होगा, अब देखिएगा, या तो इतना होगा 1.6, ये है वन, जनरल लिख देता हूँ, 1.6 10⁻⁻19 होगा। इसको -1 पकड़ लीजिए आप, या फिर उसका डबल होगा, 3 मैंने इंटू 2 कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो पार्टिकल में एक चार्ज दिखा रहा हूँ, उसका जो चार्ज होगा ये होगा, इसका जो होगा, यहाँ पे 3 पार्टिकल्स आ गए, 3 चार्जेस आ गए इस बड़े पार्टिकल में, तो 3 इंटू 4.8 10⁻⁻19 दिखाएगा वैल्यू। ऐसे हम लोग कहेंगे -3 चार्ज हो गया, ये -1 चार्ज हो गया। वैसे कुछ ऐसा होगा -2 चार्ज हो, कोई -4 चार्ज हो, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो Q जो है ये N इंटू ई हो जाता है। Q क्या होता है, N इंटू ई। ई क्या है, E इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19, और एक किस साइज इसमें होगा, नेगेटिव होगा, माइनस साइन में होगा। समझ में आ गया। तो इसको हम लोग जनरली -1 यूनिट पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसको -1 पकड़ लेते हैं। तो देखो n टाइम्स, 3 टाइम्स होगा तो 3 इंटू -1 हो गया, 1 होगा तो 1 इंटू -1 हो गया। यहाँ पे 4 अगर चार्जेस जुड़ गए होते हैं तो वो, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन हो सकते हैं। ऐसे तो हम देखें एक्सपेरिमेंट की जो ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा वोल्टेज हम दे सकते हैं जबकि उसको रोक सकते हैं। रोकने के बाद में ये कैलकुलेशन करके हम क्यू निकालेंगे। क्यू हमेशा आपका 1.6 10⁻⁻19 नहीं आएगा। आप कहिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स है वो प्रत्येक ड्रॉपलेट जो है एक ही चार्ज लिया, ऐसा तो नहीं है। वो तो हम लोग इस फोर्स से पता लगा लेंगे कितने चार्जेस उसने एक्वायर किया है, उसका मास पता चल जाएगा हमको। जी पता है कितना, लगभग 10 मीटर्स पर सेकेंड। हमको ई पता चल जाएगा। ई कैसे पता चलेगा, वोल्टेज हम क्या दे रहे हैं हम जानते हैं, डिस्टेंस क्या लिए हैं वो जानते हैं, उससे हमको ई पता चलता है। क्यू कितना उसका लिया गया है, अब वो दिया जाएगा वैल्यू में, ऐसे कुलम में। लेकिन मैं इस कुलम को, इसको मैं -1 मान रहा हूँ, इसलिए मैं मल्टीपल्स ऑफ -1 में बोल सकता हूँ। तो -1 इंटू एन माने 3, -3 हो जाएगा। मान लीजिए एन माने चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 आपके इलेक्ट्रॉन जुड़ गए हैं, एक बड़ा सा बबल बन गया है, तो उसका मास भी तो बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ आप देखो, मास जैसे जैसे बढ़ रहा है तो आपका चार्ज भी बढ़ रहा है। तो इससे हम लोग चार्जेस का ये पता चल गया कि इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं ये। ठीक है, चार्ज 1 2 3 ऐसे बढ़ रहा है, समझे। तो इसको मैं रीड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखिए, R.K. Millikan devised a method known as oil drop experiment to determine the charge on the electrons. He found the charge on the electron to be, कैलकुलेट उन्होंने किया, ये चार्ज निकला। अच्छा, ये द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू, अभी हम लोग जो एक्सेप्ट करते हैं तो और थोड़ा डिटेल कर देते हैं, वैसे अभी भी हम लोग ये नहीं यूज़ करते हैं कैलकुलेशन में, ये आया था। अब चार्ज हमको पता चल गया, चार्ज टू मास रेशियो भी थॉमसन ने खोज लिया था। ठीक है, तो हम लोग चार्ज टू मास रेशियो जानते हैं, हम चार्ज का वैल्यू भी जानते हैं। तो क्या मास नहीं खोज सकते इलेक्ट्रॉन का,
तो उसी मेथड से हम लोग मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन खोज सकते हैं। ऐसे चार्ज जो कि मिलिगन ने खोजा और चार्ज अपॉन मास रेशियो जो थॉमसन ने खोजा, दोनों को डिवाइड करने के बाद में माने ई को डिवाइड करने के बाद में इस रेशियो से हम लोग देखते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आता है वो 9.1 10 टू द पावर -31 kg। अब इसमें आप अगर ग्राम्स में लिखते हो तो ये हो जाए -28 kg, 3 जीरोस कम होंगे तो -28 kg। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उसका थोड़ा सा हिंट यहाँ पे दिया हुआ है। एयर इनसाइड द चेम्बर वॉज आयोनाइज्ड बाय पासिंग अ बीम ऑफ एक्सरे। पहले हम लोग बीम ऑफ एक्सरे डालेंगे इसमें ताकि ये आयोनाइज हो जाए क्या इसमें एयर जो पार्टिकल्स है। अब उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही हम एटमाइजर से एयर यहाँ पे ये करते हैं पंप करते हैं वो चार्ज हो जाता है, तो चार्ज ऑयल पार्टिकल्स हो जाता है। अब बाय मेजरिंग द रेट ऑफ द फॉल, रेट देखते हैं, रेट ऑफ फॉल कैसे देखेंगे, वही एक्सेलरेशन देखेंगे या फोर्स समझ लीजिए ना, फोर्स ये मेथड समझ लीजिए ना, इस फॉर्मूला से बना हुआ। तो बाय मेजरिंग द rate of fall of the charge oil particles or droplets, Millikan was able to measure the mass of the oil drops। oil drops का मास भी उन्होंने खोज लिया, उसके बाद रेट से पता चल गया हमको। The fall of these charged particle droplets can be retarded, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, can be retarded, accelerated or made stationary depending upon the charge on the droplets। यहाँ पे मैंने कहा ये ऑयल ड्रॉपलेट्स जो लिए गए हैं यहाँ पे जनरली ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहे हैं। तो एक्वायर जब नेगेटिव चार्ज कर रहे हैं तो ये यहाँ पे नहीं आने दे रहा कौन, नेगेटिव चार्ज प्लेट। अब मैं उल्टा कर दूं कि अगर ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है जो हम ड्रॉपलेट्स लिए वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिए, तब क्या होगा, तब तो वो अट्रैक्ट होते हैं ना, तो एक्सीलरेट हो जाता। चाहे उल्टा कर देते हो, छोड़िए वो भी बात आपको नहीं समझ में आ रही। इसी ड्रॉपलेट को मैं खाली प्लेट को बदल देता हूँ, यहाँ पॉजिटिव कर देता हूँ यहाँ नेगेटिव देता हूँ, वो तो दोनों ग्रेविटेशनल पुल भी है उसका और उसका इलेक्ट्रिकल पुल भी हो जाएगा, तो एक्सीलरेट कर जाएगा। प्लेट चेंज कर देंगे, उलट देंगे तो जो ड्रॉपलेट्स की बात छोड़ देते हैं, ड्रॉपलेट्स नेगेटिव में ही पकड़ के चलिए तो आपको आसान रहेगा। बाद में सोचिएगा कि आप ड्रॉपलेट्स पॉजिटिव कर दें या नेगेटिव कर दें, यहाँ नहीं, ड्रॉपलेट्स को आप नेगेटिव रखिए। समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर प्लेट को आप चेंज करते हो यानी कि ये प्लग निकाल के इधर से इधर कर देते हो तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता है, देखोगे आप स्पीड बढ़ जाता है ड्रॉपलेट्स को गिरने का जो नॉर्मल स्पीड है। अब ऐसे रखते हो तो स्पीड कम हो जाता है, डिसेलरेट कर या रिटार्डेट करता है। और अगर दोनों इक्वल हो जाए, दोनों फोर्सेस, ऊपर का फोर्स जाने वाला नीचे वाला दोनों इक्वल हो जाए तो क्या हो जाए, स्टेशनरी हो जाएगा कौन, ड्रॉप जो ऑयल ड्रॉप है। तो ये डिपेंड करता है चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट्स एंड पोलैरिटी, स्ट्रेंथ ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड ऑन द प्लेट, ये सारी चीज़ इस पर चले आते हैं इन कंसिडरेशन। तो ये सारे हम लोग ऑब्जर्वेशन देख पाते हैं। मिलिकन कंक्लूडेड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज Q on the droplets is always integral multiple of the electrical charge E। E का मल्टीपल जो होगा, Q जो आपका आएगा टोटल Q चार्ज, वो क्या होगा, N इंटू E होगा। वहाँ पे चला गया E तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, Q इज इक्वल टू N इंटू E। E चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उससे जितना मल्टीपल आप कीजिएगा वो आपका टोटल चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट्स दिखेगा। अब मुझे लग रहा है कि ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं मानता हूँ कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ये भी मानता हूँ, ये भी मैं जानता हूँ कि बहुत सारे आप वीडियोस देखे होंगे मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो आप देखे होंगे आप लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, समझाते नहीं हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने के चलते तो नहीं समझाते। मैं इस वीडियो में चाह रहा हूँ कि आप इस एक्सपेरिमेंट को समझें, इसलिए मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट को अब वर्चुअल लैबोरेटरी में ले जाकर भी समझाने वाला हूँ। चलिए हम लोग एक वर्चुअल लैबोरेटरी में चलते हैं जहाँ की हम लोग मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये एक्चुअली ये ऑपरेटर जिसमें हम लोग परफॉर्म करेंगे, ये आपका एटोमाइज़र है, बलून जैसा देख रहे हैं, यहाँ पे ऑयल रखा हुआ है। हम ऐसे पंप करेंगे तो ये ऑयल प्रेशर में क्या होगा, निकलेगा और यहाँ पे आकर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में चला आएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एक्सरे जब ऑन करेंगे तो ये जो भीतर का जो एयर है वो आयनाइज हो जाएगा। सेकेंड, यहाँ पे एक प्लेट है, देख रहे हैं दो तार निकला हुआ है यहाँ से, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और एक प्लेट को टच कर रहा है, ठीक है। तो एक प्लेट यहाँ पे, एक प्लेट यहाँ। प्लेट के डिस्टेंस यहाँ पे हमको पता है
यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है 0.016 मीटर में, यानी कि आप उसको 1000 समझ रहे हैं मिलीमीटर में, ठीक। तो समझिए 16 मिलीमीटर है। तो ये डिस्टेंस लिया गया। अभी देखिए हम लोग कोई टाइम नहीं, मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, टाइम जाना जरूरी होता है क्योंकि स्पीड एक्सेलरेशन होगा ना यहाँ पे, तो वो जी हम टाइम रिकॉर्ड करेंगे तो सारे हम लोग ऑटोमेटिकली करने वाले हैं। आप सोचोगे कि हम तो इसमें कुछ नहीं देखेंगे, तो ये देखने का तरीका है। यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप होगा, यहाँ पे माइक्रोमीटर, यानी कि माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको लार्ज फॉर्म में आप देख पाओगे और डिस्टेंस भी मेजर कर पाओगे। अब आप कैसे देखोगे, मैं वो दिखाने का व्यवस्था करता हूँ आपके लिए। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट को। देखिए मेरे पास में यहाँ पे 2 ऑयल है, मैं पहले ऑलिव ऑयल को लेता हूँ, स्टार्ट करता हूँ एक्सपेरिमेंट। अब देखिए आप एपरेटस को देख पा रहे हैं और मैं ऑलिव ऑयल लिया हूँ और अभी एक्सरे ऑन कर दिया हूँ। एक्सरे ऑफ कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे अब क्या, ये आयनाइज नहीं है, समझे ना। हम एक्सरे ऑन करते हैं और यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक जो अर्थ का पुल है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और एक है जो कि इलेक्ट्रिकल फोर्स है जो कि ऊपर की तरफ लेकर है। अब जैसे कि मैग्नीफाइड में हम देख रहे हैं फॉर्म में कैसे ड्रॉपलेट्स के, तो इस ड्रॉपलेट्स के ये जो एक्सेलरेशन को रिटार्ड कर देना। अब देखिए अब जितना हम यहाँ पे बढ़ाएंगे रिटार्डेशन बढ़ती जाएगी। देखिए बहुत स्लो हो गया ना, बहुत स्लो हो गया। अब देखिए वहाँ से ज़्यादा हम जा नहीं सकते, तो यहाँ पे अगर हम आ जाते देखिए फास्ट हो गया, फिर देखिए फास्ट गिरने लगा। और वोल्टेज हम ज़्यादा कर देते हैं तो स्लो हो जाएगा। देखिए स्लो, तो अब स्लो डाउन कर दिया, स्लो डाउन, देखिए स्लो डाउन हो गया, यहाँ से स्लो डाउन हो जाएगा। देखिए कितना धीरे धीरे गिर रहा है। अब देखिए मैं इसको एक्चुअली यहाँ पे मास का भी बात आ जा रहा है, जो बड़ा है वो जल्दी गिरेगा क्योंकि वो ज़्यादा फोर्स, ड्रॉपलेट जो छोटा है देखिए वो स्लो गिर रहा है। ऐसे करके हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं आपके क्या वोल्टेज और स्पीड को कम कर सकते हैं, यहाँ तक रिटार्ड भी कर सकते हैं, इसको उल्टा की तरफ फेंक सकते हैं। कुछ देखिए ऊपर भाग रहे हैं सब, और कुछ रुक जाते हैं, एकदम स्टेशनरी हो जाते हैं। ऑयल का हम टेक्सचर चेंज कर देते हैं, तो हम ग्लिसरीन कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, स्टार्ट करते हैं ग्लिसरीन लेकर। एक्सरे ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए ये कैसे काम कर रहा है, देखिए अब देखिए वोल्टेज नहीं है अभी। एक्सरे ऑन कर दिया मैं, ऑफ ऑन, और ये वोल्टेज में दे दिया। अब देखिए ग्लिसरीन ज़्यादा फास्टर गिर रहा है ना, क्योंकि भारी है ज़्यादा। तो इस तरह से हम लोग मिलिकेंस एक्सपेरिमेंट समझ गए। आपको समझ में आ गया ये प्लेट का डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 0.016 दिया हुआ। तो यही एक्सपेरिमेंट है जिसको आपको समझना है और इसको दिमाग में रखना है। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो हम समझ गए, अब चलते हैं बाकी और 2 जो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम हम लोग डिस्कवर किए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। वो है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी अब जो है एटम को डिस्ट्रक्टिबल माना जा रहा है और उसके भीतर बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए 3 तरह के। एक है इलेक्ट्रॉन जिसका डिस्कवरी हमने देख लिया, मिलकर एक्सपेरिमेंट भी देखा, वर्चुअल लैबोरेटरी में भी जाके देखा, और उसके बाद आपका 2 और पार्टिकल्स डिस्कवर हुए जिनको भी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द एटम कहा गया। वो है प्रोटॉन पहले और बाद में न्यूट्रॉन्स। अब देखिए मैं यहाँ पे जो पढ़ने वाला हूँ ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लिखा हुआ है। मैं ये समझाऊंगा। पहले देखिए प्रोटॉन डायरेक्टली नहीं पता चला। गोल्डस्टीन ने पहले कैनल रेज का आविष्कार किया, डिस्कवरी किया। ये कैनल रेज क्या है उससे पता चलेगा कि प्रोटॉन्स क्या है। चलिए पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब। मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लिया गया, समझ में आ गया। ये देखिए कैथोड रे ट्यूब है, देख रहे हैं कि कैथोड रे जैसा ही है ना ट्यूब। यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड कर दिया गया है। अब इसमें क्या किया गया, हाई वोल्टेज बिटवीन कैथोड एंड एनोड दे दिया गया। एनोड को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर दिया गया। अब इनके बीच में क्या हुआ ना, आयनाइजेशन हो गया। आयनाइजेशन हो गया मैंने जो एयर है यहाँ पे, ये एयर जो यहाँ बचा हुआ था थोड़ा सा था ना लो प्रेशर में, कुछ तो एयर मॉलिक्यूल्स थे, वो क्या हो गए, आयोनाइज हो गए। आयोनाइज होने के चलते क्या हुआ, उनका पॉजिटिव चार्ज हो गया और नेगेटिव चार्ज हो गया। अब देखा गया कि यहाँ पे हम परफोरेट कर देते हैं, किसको, हम कैथोड को परफोरेट कर रहे हैं, इस बार छेद कर रहे हैं। पहले कैथोड को नहीं किए थे, एनोड को किए थे, तो स्क्रीन पे जाकर स्ट्राइक हो रहा है। यहाँ पे हम कैथोड को परफोरेट कर दे रहे हैं, हम छेद कर दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रेज निकल रहे हैं, यहाँ पे अब जो है एक फिर हम स्क्रीन बनाते हैं
और रेड ग्लो देता है वो। गैस एट लो प्रेशर, यहाँ पे याद रखिए गैस हमेशा लो प्रेशर में लेना, दोनों केसेस में आप कैथोड रे निकालिए या ये कैनल रेज, हम कैनल रेज बता रहे हैं, ये पॉजिटिव रेज फ्रॉम द क्या है एनोड्स। तो एनोड्स से होते हुए जो जा रहे हैं पॉजिटिव रेज, ये एक्चुअली प्रोटॉन्स नहीं है, याद रखिएगा, ये हैं एक्चुअली द आयंस कह सकते हो, जो आयनाइज हुए थे गैस के मॉलिक्यूल से एटम्स। तो आयनाइज होने के बाद में जो पॉजिटिव आयंस हैं वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द कैथोड, और चूंकि उसमें होल है वो जाके स्ट्राइक कर रहे हैं स्क्रीन पर और एक रेड ग्लो दे रहे हैं। तो ये जो रेज आ रहे हैं दे आर नॉट व्हाट पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ प्रोटॉन, बट दे आर पार्टिकल्स ऑफ द पॉजिटिव आयंस। तो देखिए, अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या देखते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स निकले, हम आयंस की बात कह रहे हैं, तो पहला नंबर था इनका मास जो है, जैसे कि हम देखें तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंडेंट नहीं है, कौन सा गैस आप रखते हो, कौन सा मटेरियल आप कैथोड के लिए हो, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया। कितना निकाला? 9.1 10⁻⁻31 kg। हमने कहा ग्राम्स में भी लिख सकते हैं, उसमें 3 जीरोस कम हो जाएंगे, यही तो मैंने कहा, अरे 10⁻28 हो जाएगा। तो वहाँ मास कोई भी आप मटेरियल लेकर काम करते हैं, यही मास आपका हमेशा निकलता है। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन यहाँ पे देखा जाता है, यहाँ पे द मास ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो निकलेंगे वो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैसेस प्रेजेंट। क्यों नहीं होगा? मान लीजिए, मैं सिंपल बताने के लिए अभी ऐसा ले नहीं सकते, हीलियम लेते हैं, सब गैसेस लेते हैं, लेकिन हम ये लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, लेकिन मैं मान लेता हूँ समझाने के लिए, एक बार मैं इसमें भरता हूँ क्या, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और इसको इवैक्यूएट करके बहुत लो प्रेशर में बहुत थोड़े इसके मॉलिक्यूल से छोड़ देता हूँ, उसको आयनाइज करता हूँ। तो आयनाइज होगा तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा प्रत्येक एटम से, एटम में चले जाते हैं, तो एक हाइड्रोजन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। उसका मास कितना होगा? अगर इसमें पकड़ा जाए यूनिफाइड मास में या AMU, तो 1 AMU होगा। वहीं पे ऑक्सीजन अगर ले लेते हैं आप गैस, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में माने जो निकल सकता है, तो उसका चार्ज क्या तो कितना हो गया? +2 हो गया। और उसका मास कितना हो गया? तो आप जानते हो 16 AMU होता है, माने 16 आपका एक का 16 होता है ना, तो 16 AMU होता है। हम 32 होगा आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब बोलेंगे तो, लेकिन हम एटम की बात कर रहे थे। तो 16 AMU और कहाँ 1 AMU, तो मास पर डिपेंड किया नहीं, जो गैस आप ले यहाँ पे उस तरह का उस पॉजिटिव चार्ज का मास हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, तो कह सकते हैं क्या है एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज गैसेज आयंस है। सिंपली जो हम लोग आयंस की बात कर रहे थे, नहीं है अभी देखिए कैनल रेज में जो पार्टिकल्स हैं वो प्रोटॉन्स नहीं है, ये आयंस है, पॉजिटिव चार्ज गैसेज आयंस। अब इनका चार्ज टू मास रेशियो देखोगे तो डिपेंड करता है गैसेज पर, जहाँ से ओरिजिनेट करते हैं। क्यों? मास तो चेंज होगा, चार्ज भी चेंज होगा उनका, किसी का 1 चार्ज लोगे, किसी का 2 चार्ज लोगे, तो हर चीज़ चेंज होने वाला है, डिपेंड अपॉन द गैस व्हाट यू हैव टेकन। वहाँ पे कुछ पर भी नहीं डिपेंड कर रहा था, वो इंडिविजुअल था, कौन? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक। अभी मैंने बताया ऑक्सीजन पर 2 है, 2 चार्ज था ना, तो मल्टीपल नहीं हो गया, 1 नहीं 2 हो गया। वैसे किसी का अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मान लीजिए हम, अब गैस तो नहीं है लेकिन हम उसके बाद नहीं ले सकते हैं, लेकिन पकड़ के चलते हैं हाइपोथेटिकल एल्युमिनियम में गैस, ठीक है, तो एल्युमिनियम अगर गैस है तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने, एज्यूम कर लीजिए पहले, तो एल्युमिनियम में गैस है और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो वो गैस का जो अब एटम का जो आयनाइजेशन होगा पॉजिटिव चार्ज में, वो +3 में होगा, यानी कि उसके +3 पॉजिटिव चार्ज है, तो मल्टीपल इलेक्ट्रिकल चार्ज हो गया एक यूनिट का, 3 गुना हो गया। तो चार्ज भी बढ़ रहा है, मास भी बढ़ सकता है, तो रेशियो भी बढ़ेगा, मैंने बढ़ेगा ना, डिफरेंट होगा। बढ़ना हमेशा नहीं है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द गैस टेकन। तो हम कैसे, नाइट्रोजन भी ले सकते थे आप, यहाँ पर हम एल्युमिनियम समझाने के लिए कि होता नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ एल्युमिनियम मेटल है, गैस नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल चार्ज लेने के लिए मल्टीपल चार्जेस में, अब आप कुछ भी ले सकते थे, वो मेरी यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी है समझाना। अब समझिए, ये बात आपको समझ में आए तो मेरा काम हो गया क्या, कि इसके चार्ज मोर देन 1 यूनिट हो सकते हैं, इसके मास डिफरेंट हो सकते हैं,
तो यहाँ डिफरेंट चार्जेस इंडिविजुअली डिपेंड करता है कौन सा गैस आपने इस ट्यूब में लिया है, तो उसके ऊपर ये जो कैनल रेज के जो चार्ज होंगे या जो उसके मास होंगे पार्टिकल्स के, तो वो डिफरेंट होंगे, प्लस तो उसके रेशियोज भी, चार्ज अपॉन मास रेशियो भी डिफरेंट होगा, तो दे ऑल डिपेंड ऑन द गैस टेकन इन द ट्यूब. अब द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल्स in the magnetic and electric field are opposite to that of observed for electron या कैथोड. अब तो ये पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज वाला का जो कैरेक्टरिस्टिक था इसे तो उल्टा होना चाहिए. वो जब पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा था, ये लोग सब कहाँ जाएंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे. उसी तरह से उसका जो जिस तरफ जा रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, इसका जाएगा उसके उल्टे साइड में जाएगा रेज. ये तो कॉमन सेंस की बात है. अब ये बात हम लोग समझ गए. एक चीज़ जो बताना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाला, अब प्रोटॉन कौन सा है, प्रोटॉन कौन है, ठीक है. तो प्रोटॉन तो नहीं खोजा हमने ना, हमने तो प्रोटॉन हमें खोजना था. यहाँ पे कैनल रेज पार्टिकल के बारे में बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं. तो जो स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन जो ऑब्टेन किया गया एक्सपेरिमेंट से, वो था हाइड्रोजन का, और उसी को कहा गया प्रोटॉन. कहने का मतलब कि हाइड्रोजन जो है सबसे लाइटेस्ट है, 1 AMU उसका मास है, और उसका चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, एक पॉजिटिव चार्ज है. तो हम कह सकते हैं आयोनाइज हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन इज जस्ट नथिंग बट क्या है, प्रोटॉन है. क्योंकि हाइड्रोजन के पास में न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन के पास में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है. आपने उससे इलेक्ट्रॉन निकाल कर फेंक दिया, तो बचा क्या उसका, प्रोटॉन. तो आप पॉजिटिव चार्ज अगर हाइड्रोजन लेते हो एटम, तो वो एक प्रोटॉन ही है. तो सबसे लाइटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट जो पॉजिटिव चार्ज आयन होगा वो हाइड्रोजन का होगा, और हाइड्रोजन के ही आयन को, पॉजिटिव चार्ज आयन को हमने नाम दिया, स्पेशल नाम प्रोटॉन. सभी लोग प्रोटॉन नहीं है, ये सारे लोग जो कैनल रेज में निकले, वो सारे लोग ऑक्सीजन वाले जो थे या और भी गैसेस वाले जो लोग हैं डाले, जो भी गैस डाल दिया हमने, तो वो सारे के सारे को प्रोटीन नहीं करते पॉजिटिव चार्ज के लिए. केवल हाइड्रोजन अगर गैस ले लेते हैं यहाँ पे ट्यूब में, अब उसका जो चार्ज होगा आयन पॉजिटिव, वो प्रोटॉन कहलाएगा. अब क्वेश्चन ये उठा कि हाइड्रोजन का तो मास क्या है, हम जानते हैं 1 AM. इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो हम लोग उसको नेग्लिजिबल देखेंगे, मेजरमेंट्स करेंगे तो उसको नेग्लिजिबल मानते हैं. अब एक्सपेरिमेंट में देखा गया, खुद ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ज़्यादातर ये लोग थॉमसन थे, उसके बाद आपके उनके स्टूडेंट जैसे रदरफोर्ड थे एंड सो ऑन, उनके स्टूडेंट्स ही चल रहे थे, माने ग्रुप ही कर रहा था काम, जनरेशन आफ्टर जनरेशन समझ लीजिए. तो ये लोग सोचने लगे कि अच्छा देखिए, एटम ने, माने हाइड्रोजन के बारे में नहीं, और किसी एटम, हाइड्रोजन के इसमें तो ईजीली समझ में आ गया कि भैया यही उसका मास है, वही प्रोटॉन का मास है. लेकिन उन्हें जब ऑक्सीजन लिया सपोज कर लो, तो उन्हें देखा कि ऑक्सीजन में तो प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स है 8, तो ठीक है 8 है, तो मास कितना होना चाहिए, तो 8 AMU. वजन करके उन्हें देखा कि वो 16 AMU आ रहा है. अब इलेक्ट्रॉन के पास में तो मास होता नहीं है, तो ये जो 8 AMU जो मास इंक्रीज किया, और न्यूट्रल भी है, तो न्यूट्रल यानी कि 8 AMU माने 8 प्रोटॉन ही केवल है, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन से बैलेंस हो गए हैं. ये 8 AMU का मास एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है, यही उनके दिमाग में खलता रहा, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था. जिसने निकाला उसको नोबेल प्राइज मिल गया, और वो कौन थे, कैडविक. 1932 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उससे प्रूफ किया कि हाँ एक और पार्टिकल इसमें है जिसका कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन उसकी मास जो होती है प्रोटॉन के बराबर ऑलमोस्ट होती है, भले ही थोड़ी सी बड़ी भारी होता है वो और एक्स्ट्रा प्रोटॉन से, लेकिन वो होता है. तो वो डाल दीजिए, तो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था कि एटम का मास तो ज़्यादा है लेकिन प्रोटॉन्स कम है, तो वो बैलेंस होगा. तो देखिए, लेटर नीड वॉज फेल्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटम. ये लोग सोच रहे थे ऐसा कुछ होना चाहिए. तो दीज पार्टिकल्स वे डिस्कवर्ड, लेकिन डिस्कवर किसके द्वारा की गई, तो कैडविक के द्वारा 1932 में. उन्होंने क्या किया, कैसे किया बता दे रहा हूँ. ही बॉम्बार्डेड अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स एंड ही नेम्ड देम न्यूट्रॉन्स. अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया
कि पोलोनियम ले लिए चाहे यूरेनियम ले लिए, कोई चीज़ ले लीजिए जो सोर्स ऑफ आपका कि अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, ये एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्शन में निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आप कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज हीलियम एटम्स हैं, पॉजिटिव चार्ज में उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसको अल्फा पार्टिकल। अभी इतना ही समझिए आप। तो उसको क्या उन्होंने किया, बेरिलियम का पतला शीट लिया, उसमें स्ट्राइक किया। क्या किया, स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि एक और उन्होंने यहाँ पे पैराफिन या वैक्स का एक प्लेट लिया जिसमें प्रोटॉन काफ़ी मात्रा में होते हैं, और देखा कि जैसे ही स्ट्राइक किया यहाँ से प्रोटॉन्स लिया, डिटेक्टर है, आयनाइजेशन टेम्परेचर ये बता रहा है कि हाँ इसमें प्रोटॉन आया है डिस्चार्ज में, वो चार्ज पकड़ रहा है ना कि पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन। लेकिन यहाँ पर उसी डिटेक्टर को यहाँ पर रखा गया तो कोई चार्ज नहीं दिख रहा था, तो लेकिन यहाँ पे वजन नहीं बढ़ा किसका, पैराफिन का, क्योंकि ये लोग तो इलेक्ट्रॉन आके हिट कर रहे हैं, प्रोटॉन निकल रहे, तो प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है। तो मान लीजिए दो न्यूट्रॉन आके मारे यहाँ पर, दो प्रोटॉन निकल गए, इसका मास चेंज नहीं हुआ, मास चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये खुद क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। ये जो निकला वो डिटेक्ट हुआ कि पॉजिटिव चार्ज वाला कुछ निकला है पार्टिकल, लेकिन यहाँ पे डिटेक्शन देखा गया, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं दिखा। अब बिना चार्ज वाला प्रोटीन के मास वाला जो पार्टिकल कहलाएगा उसको उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन्स। इस तरह से न्यूट्रॉन का भी आविष्कार हो गया। अब तीनों जब फंडामेंटल पार्टिकल्स का आविष्कार हो गया तो एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उनके मासेस कंपेयर किए गए, उनके सिंबल्स दिए गए, उनके एब्सोल्यूट चार्ज कितना है इन कूलम्स वो बताया गया, फिर रिलेटिव चार्ज कितना है इसको निकाला गया, मास इन केजीज निकाला गया, मास इन यूनिफाइड मास कहिए या इन AMU निकाला गया, और उससे अप्रोक्सीमेशन करके फिर हम लोग इस तरह से लिखे। तो ये सारा का सारा हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन को हमने क्या नाम दिया, E, सिंबल कहते हैं E इसका सिंबल है, और चार्ज तो हम लोग पढ़ चुके हैं कितना, 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये तो हम लोग देखें। अच्छा, रिलेटिवली हमने कहा इसको 1 यूनिट माना जाए तो ये -1 कहलाया, ठीक है। मास भी हम लोग देख चुके हैं कितना है, 9.1 10⁻31 kg। ये क्या, मैं इलेक्ट्रॉन का लिख रहा हूँ सब। और उसके बाद हमने कहा कि इसको नेग्लिजिबल मास पकड़ो, कितना, 0.0005 के बाद 500, तो इसका मास हमने 0 पकड़ा। क्या पकड़ा, 0, ये 0 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का तो हो गया बात। अब प्रोटॉन देखते हैं, प्रोटॉन का सिंबल लिया गया P, ठीक है। उसका भी चार्ज तो उसका 1.6 10⁻⁻19 कूलम ही है। तो क्या इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम है? नहीं भैया, ये ऑपोजिट चार्ज वाला है, पॉजिटिव चार्ज वाला, नेगेटिव चार्ज वाला है। उसका रिलेटिव चार्ज कितना कहा जाएगा, तो +1 कहा जाएगा, वो -1 था, ये +1 कहलाएगा। इसका मास लेकिन बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर ये 10⁻⁻ कितना लिखा हुआ है, 31, और ये 1.67, यहाँ पे 2 है, मैं नहीं लिख रहा हूँ जानबूझ समझाने के लिए, 10⁻27 kg। तो देखिए यहाँ पे कितना हो, 10,000 का डिफरेंस हो गया, 10,000 का डिफरेंस हो गया। सोचिए 10,000, 4 0 में 10,000, उसका वजन इससे कम होगा, 1 से 10,000 कम, वही तो डेसिमल वहाँ पे दिया हुआ। इसका जो हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU आ रहा है, तो उसको हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक है। अब चले आते हैं जो फाइनल जो न्यूट्रॉन था उसका सिंबल दिया गया N। उसमें चार्ज देखा कि चार्ज है ही नहीं, चार्ज है ही नहीं, तो 0 चार्ज हो गया उसका, 0, ठीक है। तो इसमें चार्ज नहीं है। इसका रिलेटिव चार्ज कितना कहिएगा आप, 0 कहिएगा। मास लेकिन देखा गया ऑलमोस्ट सेम एज प्रोटॉन, 1.67 10⁻⁻27 kg। लेकिन आप एक ख्याल करिएगा, यहाँ पे 7.2 है, यहाँ पे 7.4 है, थोड़ा सा तो अंतर है, थोड़ा सा जो है इसका मास प्रोटॉन के मास से ज़्यादा है, लेकिन लगभग यहाँ पे देखिए 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अल्टीमेटली हम कहेंगे कि ये 1 है, तो 1 पकड़ा गया उसको भी। तो ये लो लगभग इक्वल मास के हैं, कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चार्ज न्यूट्रॉन में 0 है, चार्ज आपके किसमें है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज, प्रोटॉन में प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, हम लोग 0 पकड़ेंगे, और इन दोनों का कितना पकड़ें, 1 AMU में बता रहा हूँ। अगर एग्जैक्ट आपको चाहिए मास तो ये है मास, एग्जैक्ट चार्ज चाहिए तो ये है चार्ज। तो इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म होता है। ये
स्टार्टिंग था, जस्ट समझिए फर्स्ट एपिसोड एक तरह से स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। हम लोग सीरियली और भी बहुत सारे लेक्चर्स करेंगे और ईच एंड एवरीथिंग सीखेंगे। तो साथ जुड़े रहिए और ये मत भूलिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ याद रखिएगा डेस्टिनी जीत के साथ पढ़ते रहो, कामयाबी की ओर बढ़ते रहो। थैंक यू।